अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 जो कि बीएससी मैकेनिक्स का है उसको हम डिस्कस करेंगे, रोटेशनल डायनामिक्स। और रोटेशनल डायनामिक्स में हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से, और इसी के साथ साथ हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज़ को कंपेयर करेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो बेसिकली ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या फार्मूला होता है उसका। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो है वो बेसिकली बराबर होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है, आई क्या है जी, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट होता है। तो बेसिकली इसका जो है ना फार्मूला एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आई जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट होता है, इसीलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पे हम 3 ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जीज को कंपेयर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं जी डिस्क की। डिस्क आपने पढ़ा हुआ है आपके जो है एफएससी के पोर्शन में है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें जी किसकी जी, डिस्क की, तो डिस्क की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होती है, पहले मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता देता हूँ। डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है जी 1/2 एम आर स्क्वायर। तो इस लिहाज से उसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो बराबर होगी 1/4 एम वी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी जी, हुप की। ठीक है, तो हुप के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है जी सिंपली क्या जी, एम आर स्क्वायर। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो इसके लिए जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो होगी जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं किसके लिए जी, सफ़ेयर के लिए, क्योंकि सफ़ेयर जो है वो आपकी एफएससी की बुक में नहीं था, ये जो है वो एडवांस केस है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे बीएससी के लिए। तो बीएससी में देखें जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है स्फेयर का वो बराबर होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। तो इसी लिहाज से इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी जी, 1/5 एम वी स्क्वायर। और यहाँ से हम एक कंपैरिजन बना सकते हैं इन तीनों के दरमियान। कंपैरिजन ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप जो है वो सबसे ज़्यादा है इन तीनों में से। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क जो है वो थोड़ी से कम है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फेयर जो है वो इन तीनों में सबसे कम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी वेलोसिटीज़ का। ठीक है, तो वेलोसिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। वेलोसिटीज़ के मैं आपको फार्मूले बताऊंगा। ठीक है, अगर बात की जाए वेलोसिटी की तो जो वेलोसिटी है डिस्क के लिए, ठीक है, अगर वो मूव कर रही है वो बराबर होती है स्क्वायर रूट ऑफ 4gh/3 के। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात की जाए हुप की, तो हुप की जो वेलोसिटी है वो बराबर होती है स्क्वायर रूट ऑफ सिंपली gh के। और अब हम बात करते हैं स्फेयर की, तो स्फेयर की जो वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है 10gh/7। ठीक है, तो यहाँ से हम इनके दरमियान भी कंपैरिजन कर सकते हैं, इनकी वेलोसिटीज़ के दरमियान। तो वेलोसिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन कुछ इस तरीके से बनता है कि वेलोसिटी ऑफ स्फेयर सबसे ज़्यादा है इनमें से, उससे कम जो है क्या है जी, वेलोसिटी ऑफ डिस्क है, और सबसे कम क्या है जी, वेलोसिटी ऑफ स्फेयर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है जी, अच्छे से इनको आपने कर लेना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि अगर एक सिलेंडर जो है वो मूव कर रहा हो आगे की तरफ, तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इससे 2-3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है जी, तो कंसीडर कर लेते हैं कि ये है जी सरफेस,
ठीक है। और इस सरफेस के ऊपर जो है एक सिलेंडर इस तरीके से मूव करता हुआ आगे की तरफ फॉरवर्ड स्लाइड होता हुआ जा रहा है, आगे की तरफ स्लाइड होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो जो पॉइंट जो है वो सरफेस को टच करेगा वही पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। पॉइंट टचिंग द सरफेस, ठीक है। पॉइंट ऑफ सिलेंडर टचिंग द सरफेस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की हमने डिफरेंट पॉइंट पे स्पीड देखनी है या वेलोसिटी देखनी है, ठीक है। तो आपने ज़रा तवज्जो करनी है। पहले हम बात कर लेते हैं इसके टॉप के लिए कि इसका ये जो टॉप वाला पॉइंट है इसकी पे कितनी वेलोसिटी होगी। टॉप पे टॉप या आप ये कहते हैं वेलोसिटी ऑफ टॉप, वेलोसिटी ऑफ टॉप। वेलोसिटी ऑफ टॉप अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ये टॉप वाला पॉइंट बनाएं, ठीक है। अब ये जो टॉप वाला पॉइंट है इसने किस तरफ जाना है, इसने इस तरफ जाना है आगे की तरफ। और ये तो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी ना v, और एक इसकी क्या है जी, कौन सी वेलोसिटी है यहाँ पे बना के बता रहा हूँ, ये वाली जिससे ये मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो क्या है जी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये कौन सी है जी, इसकी लीनियर वेलोसिटी। तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी ये हम देख लेते हैं। जबकि इसका ये सेंटर है और ये क्या है जी, रेडियस r, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसके टॉप पॉइंट की कितनी है। अब देखें जो टॉप पॉइंट है उसने फॉरवर्ड मूव करना है। अब चूंकि ये टॉप पॉइंट क्या कर रहा है, ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो फॉरवर्ड मूव करने की वजह से इसमें एक एक्स्ट्रा एंगुलर वेलोसिटी भी शामिल हो रही है इसकी, ठीक है, जो कि वो भी आप देखें थोड़ी सी फॉरवर्ड की तरफ ही है। तो इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी ना टॉप पे, वो नेट वेलोसिटी क्या होगी, वो बराबर होगी ओमेगा आर एंगुलर वेलोसिटी प्लस इसकी लीनियर वेलोसिटी। ये टॉप के लिए है इसकी वेलोसिटी, ठीक है। अब बॉटम के लिए बात कर लेते हैं। तो ज़रा तवज्जो करें कि बॉटम पे जब ये होगा तो बॉटम पे इसने किस तरफ मूव करना है, इसकी लीनियर वेलोसिटी तो इस तरफ होगी, ठीक है। लेकिन क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी अभी भी क्या है, जो है वो आगे की तरफ है दूसरी डायरेक्शन में। लेकिन इसकी जो ये देखें ना एंगुलर वेलोसिटी क्या है, क्लॉकवाइज है। लेकिन जो इसकी लीनियर वेलोसिटी है वो पहले आगे की तरफ थी और अब कहाँ है, पीछे की तरफ। टॉप के लिए एंगुलर वेलोसिटी आगे की तरफ थी और बॉटम के लिए एंगुलर वेलोसिटी कहाँ है, पीछे की तरफ। तो अगर आप तवज्जो करें बॉटम के लिए हम निकालते हैं इसको, वेलोसिटी एट बॉटम, वेलोसिटी एट बॉटम। तो अगर बॉटम के लिए बात करें तो बॉटम के लिए आप देख रहे हैं कि पहले वेलोसिटी इस तरफ थी और बॉटम पे वेलोसिटी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो नेट वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी ओमेगा आर, तो एज इट इज़ है क्लॉकवाइज, माइनस वी, क्योंकि अब ये वी की ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हमें पता है कि जो लीनियर वेलोसिटी है उसका एंगुलर वेलोसिटी से क्या रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें v नेट इज इक्वल टू ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर, ये तो ज़ीरो हो गया। तो नेट वेलोसिटी जो बॉटम के लिए होती है ना वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। ये चीज़ आपने अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। रोलिंग विदाउट स्लीपिंग में हम ये पढ़ रहे हैं जिसमें मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो बॉटम पॉइंट होता है, बॉटम पॉइंट जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उसकी जो नेट वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है। वो आपने अच्छे से याद रखना है। चलें जी देखें, अब अगर आप तवज्जो करें तो आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नज़र आ रहा होगा। ये जो लाइन बीच में लगी हुई है तमाम ऑब्जेक्ट्स के, ये इसका क्या है जी, ये इसका एक्सिस है, ठीक है, जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना चाह रहे हैं। तो अगर पहले ऑब्जेक्ट की बात करें सॉलिड सिलेंडर और डिस्क के लिए, ठीक है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है जी, 1/2 mr²। हूप के लिए बात करें तो mr²,
सॉलिड स्फेयर के लिए बात करें 2/5 m/2, ये तीनों चीज़ें हम देख चुके हैं। अगर रॉड के लिए बात करें और रॉड अबाउट सेंटर, यानी इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर है, सेंटर के अबाउट इसने रोटेट करना है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml² होगा। अगर यही हम बात करें किसके लिए जी, सॉलिड सिलेंडर या सेंट्रल, अब ये जो सॉलिड सिलेंडर है, अब ये सेंट्रल डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। एक तो इसका डायमीटर ये होता है ना जो सर्कल के सेंटर में होता, नहीं, अब सिलेंडर का जो सेंटर है जो इसके लेंथ के अक्रॉस है उसके अबाउट अगर रोटेट करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/4 mr² प्लस 1/12 ml², ठीक है। अब अगर हुप का डायमीटर के अबाउट लें, ठीक है, ये ऊपर वाले सेंटर के अबाउट है, अगर हुप को डायमीटर के अबाउट रोटेट करें, एक तो ये होता है ना कि सर्कल के सेंटर के अबाउट रोटेट करें, जैसे ये रोटेट हो रहा है, अगर डायमीटर के अबाउट रोटेट करें तो इसका जो है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² होगा। अगर स्फेयर को डायमीटर, ये थिन स्फेरिकल शेल को अगर आप रोटेट करें अबाउट डायमीटर, तो उसका क्या होगा जी 2/3 mr², जो कि पहले क्या था 2/5 mr², अगर उसको सेंटर के अबाउट कर रहे हैं। इसी तरीके से थिन रॉड की बात करें तो रॉड में अगर आप किसी एक एंड के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, पहले तो सेंटर के अबाउट कर रहे थे ना, किसी एक एंड के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/3 ml² होगा। अगर आप सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहे हो तो मोमेंट ऑफ एनर्जी किसका कम किसका ज़्यादा होगा, वो मैं एक कंपैरिजन जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू सेंटर, व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू सेंटर, अगर सेंटर के अबाउट जो है वो रोटेट कर रहा हो, यानी उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सेंटर से पास कर रहा हो, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, वो एक कंपैरिजन में लिख रहा हूँ। उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुप जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरीके से इससे कम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका जी, हॉलो स्फेयर का, ठीक है। उससे कम होगा जी किसका जी, सॉलिड सिलेंडर का, और उससे कम किसका होगा जी, देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, ठीक है, ये तो सॉलिड सिलेंडर आ गया, सॉलिड स्फेयर, ये जो पहले वाला लिखा है ये हॉलो स्फेयर है, नेक्स्ट जो लिख रहा हूँ वो सॉलिड स्फेयर है, ठीक है जी। और सॉलिड स्फेयर के बाद जो सबसे कम होगा वो रॉड का होगा, थिन रॉड का, ठीक है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास कर रहा हो जी, सेंटर से। वैल्यू जो है आपके सामने लिखी हुई है, इनमें से देख सकते हैं आप। अगर इनकी वेलोसिटीज़ को कंपेयर किया जाए तो वेलोसिटीज़ कुछ इस तरीके से वेरी करेंगी कि रॉड की सबसे ज़्यादा, उससे कम सॉलिड स्फेयर की, उससे कम जी जो है सॉलिड सिलेंडर की। सॉलिड सिलेंडर को डिस्क भी कहते हैं ना, इसको डिस्क भी कहते हैं। तो सॉलिड सिलेंडर या डिस्क लिख देता हूँ इसके लिए। और इसके साथ जो है वो हॉलो स्फेयर की, इससे कम जो है वो हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर से कम जो है वो होगी किसकी जी, हॉलो सिलेंडर की। तो इसके लिहाज से जो है वो चंद एक MCQs बनते हैं, तो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। चलें जी, अब हम मूव करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है जी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, देखें यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट हो, किसी भी तरह का हो, फर्ज कर लेते हैं फर्ज कर लें ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट्स में से एक एक्सिस बनाते हैं, कोई भी एक्सिस,
जिसके अबाउट इसने रोटेट करना है, जिससे वाइट हम जो है वो रोटेट कराना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें ये एक एक्सिस है जो इसके अंदर से पास कर रहा है, ये एक एक्सिस है। अच्छा, एक और एक्सिस बना रहे हैं जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। फ़र्ज़ कर लें वो ये है, लेकिन इसके साथ क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो दो एक्सिस हमने बना लिए। पहले वाले का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि ये कोई भी एक्सिस है, आर्बिट्रेरी कोई भी एक्सिस है, वो आई होगा, और दूसरा एक्सिस चूँकि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इन दोनों एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है, फ़र्ज़ कर लें डी। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी आर्बिट्रेरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बराबर होता है किसके जी, एक चीज़ के सम के। वो सम क्या होता है मैं बता देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी आर्बिट्रेरी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका जी, मास उस बॉडी का, और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई सिम प्लस एम डी स्क्वायर, और डी वो डिस्टेंस है जो उन दो पैरेलल एक्सिस के दरमियान है। एक वो जिसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है, उसका कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस, वो एक्सिस जो कि इसके पैरेलल हो लेकिन कहाँ से, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो। तो ये जो है आपका क्या है जी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, जो कि डिफरेंट बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा जो है रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें से सिर्फ यही चीज़ें करनी है बीएससी के हवाले से। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।